चलो हैप्पी दिवाली वापस नहीं मेरे को वापस देंगे फिर आज तुम्हारे लास्ट टाइम सर्जरी कंप्लीट करी थी अपन। सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए अपने? चार हो गए ना। जेनेटिक्स छोड़ो, अपने की बताओ तुम तो। एनाटॉमी, सर्जरी, एक्सटेंशन, छोटा सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन। लिखो। एनिमल न्यूट्रिशन, पशु पोषण। फायरिंग नहीं करवाई सर, फायरिंग बंदूक है नहीं अपने पास में फायरिंग करवाने के लिए। रुक जाओ, सर्जरी लेके आओ, सर्जरी लेके आओ, ले आओ ना, निकालो एक बार। तो परसों याद दिला देते, आधे घंटे फालतू खड़े रहते अपन। चलो फायरिंग मैनेजमेंट में करवा देंगे। वैसे वैसे तो अगर पार्ट सर्जरी का है वो, याद दिलाना लेकिन उस टाइम पे। आ जाओ, चलो पोषण ही पढ़ लेते हैं, फिर रहने दो। एनिमल न्यूट्रिशन है ना, याद दिलाना, मैनेजमेंट के अंदर करवा देंगे फायरिंग। चलो, जो भी नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं उससे पहले अपन एक ही सवाल पूछते हैं, व्हाई वी नीड दिस, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? न्यूट्रिशन पढ़ना क्यों आवश्यक है? पशुओं को बीमार करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो आज के टाइम पे अगर बात करें, आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता कि पशुओं को क्या खिलाना चाहिए। मम्मी को सब पता है कब क्या खिलाना चाहिए, ब्याएगी तब क्या खिलाएंगे, दूध नहीं दे रही है तब क्या खिलाएंगे, सब पता है उसको। तो क्या उसने पशु पोषण पढ़ी है? नहीं। तो फिर उसके पशु पोषण में और हमारे पशु पोषण में फर्क क्या है? जानती तो वो हमारे से ज्यादा है। भाई हम जो न्यूट्रिशन पढ़ते हैं और मम्मी को जो न्यूट्रिशन आता है, दोनों में कुछ तो फर्क रहा होगा। क्या फर्क है? क्वालिटी का फर्क है। मम्मी आपसे बेटर तरीके से जानती कौन सी कांकड़ी खड़ अच्छी आती है, कौन सी खराब आती है, चारा कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है। तो क्वालिटी वाइज तो आप तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। बैलेंस, बैलेंस किस चीज का? बैलेंस राशन, संतुलित आहार। मम्मी को पता है कितना बार डालना होता है, मम्मी जानती है। आप एक्स्ट्रा क्या जानते हो इसके अंदर, ये बताओ मेरे को। तो मम्मी ये नहीं जानती कि जब पशु दूध नहीं दे रहा होता तो भी उसको बांट की जरूरत पड़ती है। वो ये नहीं जानती। उसको लग रहा है कि बांट तब तक ही खिलाना होता है जब तक कि दूध दे रहा होता है ना। उसको नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि जो चारा हम खिलाते हैं वो सिर्फ पेट भरने के काम आता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता ही नहीं उससे। वो ये नहीं जानती। ठीक है। अलग अलग टाइम पर कौन कौन से आहार हमारे पास में अवेलेबल है और उनका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जा सकता है, वो ये नहीं जानती। उसकी भैंस 2 लीटर दूध दे रही है तो भी उतना ही बांट डालती है, 4 लीटर दे रही है तो भी उतना ही बांट डालती है। उसको ये नहीं पता कि प्रोडक्शन के अनुसार जो हमारा आहार है वो उसकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। तो बेसिकली जो वो प्रोडक्शन जानती है, न्यूट्रिशन जानती है, वो ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन जानती है, पारंपरिक पशु पोषण जानती है। कि वो जो सदियों से चलता आ रहा है कि ब्याएगी तो मेथी गुड़ ये खिलाएंगे, बाजरा खिलाएंगे, ब्याने के बाद के अंदर गेहूं का दलिया वगैरह, कांकड़े खड़ वगैरह खिलाना शुरू कर देंगे। उसको ये जरूर पता है कि कांकड़े खिलाने से फैट बढ़ जाता है, ये जानती है। वो क्यों बढ़ जाता है उसका कारण है उसको नहीं पता। ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं और जो ट्रेडिशनल पशु न्यूट्रिशन मम्मी जानती है, उसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस ये है मात्रा का, कि कितना तो खिलाना चाहिए। नॉर्मली अगर बात करते हैं तो पशुओं के खिलाने के ऊपर 70% खर्चा होता है हमारा। पशु खरीद के लेके आ गए, एक बार खर्चा हो गया। शेड बना दिया, एक बार खर्चा हो गया। जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको काम में लेना है वो एक बार खर्चा हो गया। लेकिन पशु को दोनों टाइम खिलाना है हमारे को। मैक्सिमम खर्चे की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम खर्चा चाहे
पशुओं का हो चाहे पोल्ट्री का हो, सभी के अंदर 70% के आसपास जो खर्चा होगा वो खर्चा खिलाने के ऊपर होगा। और जब खिलाने के ऊपर इतना खर्चा हो रहा है तो खिलाने के अंदर अगर आपने 5% या 10% की भी बचत कर ली मान लो, तो अपने आप के अंदर वो हमारी इनकम में ऐड हो जाएगा। भाई बचत भी तो इनकम ही है अपनी। एक तो किसी को खिलाने पर 70 रुपए खर्च कर रहे थे, 30 रुपए बच रहे थे हमारे पास में, आपने खिलाने के ऊपर 60 रुपए खर्च करे तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ गई, अब आपकी इनकम 40 रुपए हो गई। ठीक है, तो कैसे खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए और क्यों खिलाना चाहिए, ये तीनों सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे को क्या पढ़ना पड़ेगा, पशु पोषण। ठीक है, पशु पोषण की अगर बात करते हैं तो शुरुआत करेंगे कुछ डेफिनेशंस के द्वारा। जैसे हमारे से पूछा था कि भोजन क्या होता है, डाइट क्या होती है, खुराक क्या होती है, आहार क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, मेंटेनेंस राशन जीवन निर्वाह आहार क्या होता है, चारा क्या होते हैं, दाना क्या होता है, ये सारी चीजें होती है। पहले डिफाइन लिखो पशु पोषण की। लिखो विज्ञान की वह शाखा, आराम से लिखो रहा, आराम से। विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के जीवन को सुचारू एवं क्रियाशील बनाए रखने के लिए जिसके अंतर्गत पशुओं के जीवन को जिसके अंतर्गत पशुओं के जीवन को सुचारू एवं क्रियाशील बनाए रखने के लिए सुचारू एवं क्रियाशील बनाए रखने के लिए सुचारू एवं क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। आवश्यक भोज्य भोज्य पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के जीवन को सुचारू एवं क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। आवश्यक भोज्य पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। आवश्यक भोज्य पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, पशु पोषण कहलाता है। पशु पोषण कहलाता है या पशु पोषण कहलाती। ठीक है, भोज्य पदार्थों की अगर बात करते हैं तो आप दो चीजें खिलाते हो पशुओं को सर्वाधिक, एक तो खिलाते हैं हम चारा और दूसरा खिलाते हैं दाना। ठीक है, दो चीजों के बारे में सबसे पहले बात करना चाह रहे हैं हम। एक तो होता है चारा और दूसरा होता है दाना। दाने को हम बोलते हैं कंसंट्रेट और चारे को बोलते हैं रफेज। रफेज की स्पेलिंग में पी कभी नहीं आता है, ध्यान रखना ही, ROUGHAG। ठीक है ना, रफेज। दोनों की बात करने से पहले चारा तो आपको पता ही है, जैसे कि कड़वी हो गई है, खाकला हो गया, स्ट्रा हो गई है ना, रिजगा हो गया है, जवार बाजरा, कुछ भी जो आप हरी अवस्था के अंदर भी खिला रहे हो और सूखी अवस्था के अंदर भी खिला रहे हो तो वो चारे की श्रेणी के अंदर आएंगे। उनके जो बीज होंगे वो किस श्रेणी के अंदर आएंगे, दाने की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? ठीक है, इन दोनों की बात करने से पहले हमारे को दो चीजों का पता होना चाहिए। एक तो होता है CF, इसको बोलते हैं क्रूड फाइबर। क्या बोलते हैं? और एक होता है TDN, इसको बोलते हैं टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, TDN। इसको तो क्या बोलेंगे, क्रूड फाइबर, और इसको बोलेंगे टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। दोनों की अगर बात करते हैं तो एक चीज जो बचपन की साइंस के अंदर आपको याद होगी, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व जिसके अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और पानी।
ये 6 चीजें हैं जो भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के अंतर्गत आती है। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पे वसा, तीसरे नंबर पे प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और पानी। ठीक है, इन तीनों की अगर बात करते हैं तो इन तीनों के अंदर से ऊर्जा उत्पादन का जो कार्य करते हैं वो करते हैं ये तीन, है ना। ऊर्जा उत्पादन कौन करेंगे? और इन तीनों से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। आगे चल के बात करेंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी के लगभग ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अब कभी ये नहीं लिखेंगे कि 1 ग्राम खनिज लवण से इतनी, 1 ग्राम पानी से इतनी, 1 ग्राम विटामिन से इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ये ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते ही नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से भोज्य पदार्थ हैं या आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनसे ऊर्जा उत्पादन नहीं होता है? 3 नाम ये देखिए, चौथा नाम इनमें से मिलेगा। ठीक है, तो ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ठीक है, जानवर जो कुछ भी खा रहे हैं उसके अंदर मेनली सोर्स उनका जो रहेगा वो पेड़ पौधे ही है। चाहे बंटा खा रहे हैं तो बीज पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, चारा खा रहे हैं तो वो भी पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधों के अंदर अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को आगे चल के हम 2 श्रेणियों में विभाजित करेंगे। एक तो होते हैं घुलनशील कार्बोहाइड्रेट जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, और एक होते हैं अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट। कौन से कार्बोहाइड्रेट? अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करते हैं तो इनमें 3 नाम आते हैं। कितने नाम? 3। एक नाम आता है सेल्यूलोज, दूसरा हेमीसेल्यूलोज और तीसरे नंबर पे आता है लिग्निन। ठीक है, याद करो साइटोलॉजी आ रही है थोड़ी थोड़ी याद। हमने कहा था कि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जबकि पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज। यानी कि जितनी भी प्लांट सेल्स होगी उन सबके अंदर सेलुलोज पाया ही जाएगा ही जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज के पाचन के लिए किसी भी प्रकार का एंजाइम ना तो हमारे अंदर पाया जाता है ना पशुओं के अंदर पाया जाता है ना। पाचन जो होता है, जैसे हमारी अगर बात करते हैं तो एंजाइम्स के द्वारा होता है। सेलुलोज के पाचन के लिए किसी भी प्रकार का एंजाइम ना तो हमारे शरीर में पाया जाता है ना पशुओं के अंदर पाया जाता है, जबकि सेलुलोज सर्वाधिक मात्रा में पाया जा रहा है जो वो खा रहा है। तो उस केस के अंदर इस सेलुलोज का जो पाचन होता है वो होता है किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा होगा? किण्वन। और ये किण्वन का कार्य करेंगे जीवाणु, और ये जीवाणु पाए कहां पर जाएंगे? रोमन के अंदर पाए जाएंगे। किसके अंदर? रोमन के अंदर। तो बाकी सबका तो एंजाइम्स के द्वारा हो जाता है काम, लेकिन इन तीनों का होता नहीं है पाचन। तो इन तीनों के पाचन के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? और ये किण्वन करेंगे कौन? और ये जीवाणु कहां पर पाए जाएंगे? रोमन के अंदर। याद करो वापिस से, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? याद क्या आ रहा है कि घोड़े को और हाथी को हमने मोनोगेस्ट्रिक की श्रेणी में रखा था, नॉन रुमिनेंट्स की श्रेणी में रखा था, लेकिन हाथी और घोड़ा भी तो सर्वाधिक खाते हैं, चारा ही खाते हैं वो भी। तो उनके अंदर तो रूमन पाया ही नहीं जाता। रूमन नहीं पाया जाता तो उनके अंदर पाचन कहां पर होगा? किण्वन कहां पर होगा? सीकम के अंदर होगा। ठीक है, तो सीकम के अंदर वहां पर पाचन होगा, लेकिन होगा वही किण्वन के द्वारा, वही जीवाणु के द्वारा। रूमन की जगह क्या आ जाएगी? सीकम। इसीलिए घोड़े और हाथी को हाइंड गट फर्मेंटर बोलते हैं और बाकी रूमिनेंट्स को फोरगट फर्मेंटर बोलते हैं। ऐसा ही होता है। तो कोई सा भी चारा आप खिला रहे हो, इस चारे के अंदर ये सारे के सारे पदार्थ मिलेंगे आपको। कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है। ठीक है, हम बात करना चाह रहे हैं सिर्फ इस अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट की, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और लिग्निन की। इस अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट को ही हम क्या बोलते हैं? क्रूड फाइबर। क्या बोलेंगे? क्रूड फाइबर। तो किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और लिग्निन की वो मात्रा जो पाई जाती है वो क्या कहलाती है? क्रूड फाइबर। ध्यान रखना, क्रूड फाइबर के अंतर्गत घुलनशील कार्बोहाइड्रेट नहीं आते। क्लियर? दिक्कत यहां तक नहीं। टीडीएम। ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब मार्केट से कोई सा भी पैकेट लेके आना, खाने के लिए चिप्स का भी ले आना, बिस्किट का ले आना, कुछ भी ले आना, और उसको एक बार पीछे पलट के देखना, वो उसके ऊपर एनर्जी लिख के रखते हैं कि 100 ग्राम के अंदर इतनी एनर्जी है, और साथ में नीचे कंपोजिशन और लिखते हैं, कार्बोहाइड्रेट इतना है, वसा इतनी है, प्रोटीन इतना है, मिनरल्स इतना है, विटामिन इतना है, वो सारी चीजें लिख के देते हैं।
ये कंपलसरी उनके लिए कि अगर कोई भी पैकेज्ड आइटम बेच रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह रखा है कि आप इसका संगठन बताओगे कि आपने क्या क्या तो इसके अंदर डाला है और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बाकायदा नियम निकाल रखा है। वर्तमान के अंदर कोई सी भी खाने वाली चीज जो पैकिंग के अंदर आ रही है, आप पीछे पलट को देखोगे तो आपको सारा पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों को मिलाकर जितनी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है वो क्या कहलाती है? टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। क्या? टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। एक बिस्किट का पैकेट लिया आपने पार्ले जी वाला, और उस बिस्किट के पैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि 100 ग्राम इस बिस्किट का अगर वजन होगा तो इस बिस्किट से हमारे को 200 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होगी। उसने कैलकुलेशन कैसे करी? उस बिस्किट के अंदर उसने कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन देखी कि कितने कितने ग्राम है, उसको गुणा किया इनके संबंधित वैल्यू के साथ में, कार्बोहाइड्रेट को 4.1 से, प्रोटीन को 4.1 से और वसा को 9.3 किलो कैलोरी से, टोटल ऊर्जा आ गई उसके पास में। इनसे उसको भी पता है कि कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, इसलिए उसको काउंट करता भी नहीं है। ठीक है, तो किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर उपस्थित कुल ऊर्जा जो आप ग्रहण कर सकते हो वो क्या कहलाती है? टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। एक वर्ड और काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिबिलिटी, इसको बोलते हैं पाचकता। मान लो किसी खाद्य पदार्थ के अंदर 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है, आपने ये पदार्थ खा लिया, क्या आपका शरीर ये 100 किलो कैलोरी ऊर्जा ग्रहण कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पाचन के बाद में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे जरूर, और वो अपशिष्ट पदार्थों के साथ भी कुछ ऊर्जा शरीर से बाहर निकलेगी। तो जितने प्रतिशत ऊर्जा आप प्राप्त कर सकते हो, मान लो 100 किलो कैलोरी में से 80 किलो कैलोरी आपने प्राप्त कर ली और 20 किलो कैलोरी अपशिष्ट के रूप में, मल के रूप में बाहर निकल गई, तो आपकी डाइजेस्टिबिलिटी कितनी हो गई? 80%। तो डाइजेस्टिबिलिटी तो वो मात्रा है जो आपका शरीर ग्रहण कर सकता है, और टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट वो पदार्थ है जो आपको ऊर्जा, टोटल ऊर्जा दे सकता है। ये फर्क है दोनों के अंदर। आपकी डाइजेस्टिबिलिटी अलग है, सबकी डाइजेस्टिबिलिटी अलग है। आज के टाइम पे अगर एक रोटी हम सबको खिलाई जाए सेम कंपोजिशन के साथ में, तो मेरे को थोड़ी सी अलग ऊर्जा प्राप्त होगी, आपको थोड़ी सी अलग ऊर्जा प्राप्त होगी, सबको अलग अलग ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि सबकी डाइजेस्टिबिलिटी अलग अलग है। ठीक है, जबकि रोटी के अंदर ऊर्जा की मात्रा तो बराबर है सबके अंदर, यानी कि टीडीएन की मात्रा तो उस रोटी के अंदर सबकी सेम है, लेकिन हमारी डाइजेस्टिबिलिटी अलग अलग होगी। तो क्रूड फाइबर की अगर बात करते हैं तो क्रूड फाइबर बेसिकली किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर उपस्थित अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट है, जो इसके अंदर मेनली क्या क्या आएंगे? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और लिग्निन। ठीक है, जो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है इनके लिए एक वर्ड काम में लेते हैं NFE, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। आगे बात कर लेंगे। टीडीएन का मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल ऊर्जा जिसे आप ग्रहण कर सकते हो, इसे हमेशा परसेंटेज के अंदर ही व्यक्त करते हैं, है ना? क्रूड फाइबर परसेंटेज के अंदर और ये भी प्रतिशत के अंदर। क्लियर? अब आ जाओ वापिस इधर, हेडिंग डालो चारा या रफेज। चारा या रफेज? चारा या रफीज? देखो, नॉर्मली अगर बात करते हैं तो अपन तो चारा जानते हैं भाई, कड़वी भी होती है, तूड़ा भी होता है, जिससे मूंग वगैरह निकलते हैं, तो मूंग को तो अपन अपने काम में ले लेते हैं, बाकी बचा हुआ पदार्थ को अपन जानवरों को खिलाने के अंदर काम में ले लेते हैं, वो हो गया चारा। लेकिन अपन डिफाइन करते हैं बेसिकली चारे को क्रूड फाइबर और टीडीएन की मात्रा के आधार पर। डिफाइन कैसे करते हैं? वे खाद्य पदार्थ जिनके अंदर क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक और टीडीएन 60% से कम होते हैं, उन खाद्य पदार्थों को क्या बोलते हैं? चारा। कंसंट्रेट की अगर बात करते हैं तो वे खाद्य पदार्थ जिनके अंदर क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से तो कम होगी और टीडीएन की मात्रा 60% से अधिक होगी, ऐसे खाद्य पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं? दाना। आपसे पूछा है कि ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करते हैं, तो हमने कहा 60% से अधिक। टीडीएन का मतलब टोटल ऊर्जा, तो टोटल ऊर्जा 60% से अधिक है, चारे से तो ज्यादा ही है, इस वजह से ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने का कार्य क्या करेंगे? दाना। पशुओं को जो भी आप चारा खिला रहे हो, बेसिकली अगर बात करते हैं पशुओं से, पहले आपकी बात कर लेते हैं। मान लो आपको शरीर को 1500 किलो कैलोरी की आवश्यकता है पूरे दिन के अंदर, इतने किलो कैलोरी की आवश्यकता है,
कि साहब जो मेरा डेली रूटीन है उस रूटीन के अंतर्गत मेरे को कम से कम इतनी ऊर्जा तो चाहिए चाहिए। दो ऑप्शन है आपके पास में। पहला तो कि मैं इस एक रोटी के अंदर ही सारी ऊर्जा डाल दूं, ठीक है, या फिर मैं आपको 750 किलो कैलोरी वाली 2 रोटी खिलाऊं। मजा ज्यादा किसमें? क्यों? क्योंकि 2 रोटी से पेट भरेगा, एक रोटी से पेट नहीं भरेगा, ठीक है। चारे का काम बेसिकली यही है। पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है वो उसको एहसास कराता है कि भाई मेरा पेट भर गया, मजा आ गया, ठीक है। लेकिन दाने के साथ में ये समस्या है कि दाना एक लेवल से ज्यादा अगर आप खिलाओगे तो उसके अंदर एसिडोसिस होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दाना तो हमारे को हिसाब का ही खिलाना है। अब जब दाना हिसाब का खिला रहे हो लेकिन उसके अंदर ऊर्जा ज्यादा है, तो मात्रा तो हो गई कम और एनर्जी हो गई ज्यादा। तो मात्रा कम होने के कारण पशु को पेट भरने का एहसास नहीं होता, और इतना खाने के बावजूद एनर्जी दे दी आपने कि 1500 किलो कैलोरी ले ले तू आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को हम दाने के द्वारा दे रहे हैं तेरे को, लेकिन फिर भी पशु कहेगा कि साहब मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया? क्योंकि पेट नहीं भरा। तो पेट भरने का एहसास तो कौन कराते हैं? जबकि ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करेंगे? दाना। तो इसीलिए कहते हैं कि चारा और दाना ये दोनों की दोनों चीजें हमारे को पशुओं को खिलाना आवश्यक होता है, चाहे पशु कोई सा भी हो। क्लियर? लिखो इसके अंदर हेडिंग डालिए, चारा या रफेज। लिखो वे खाद्य पदार्थ जिनमें क्रूड फाइबर की मात्रा वे खाद्य पदार्थ जिनमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक 18% से अधिक तथा टीडीएन टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स की मात्रा 60% से कम होती है। वे खाद्य पदार्थ जिनमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक तथा टीडीएन की मात्रा 60% से कम होती है, 60% से कम होती है, चारा कहलाते हैं, चारा या रफेज कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? चारा या रफेज कहलाते हैं। लिखो ये खाद्य पदार्थ पशु को पेट भरने का एहसास करवाते हैं। रोमन की क्षमता है 100 से 230 लीटर, इतनी क्षमता है रोमन की। मैंने भी यही बोला है, अलग बोला था कि मैंने? अच्छा, यही बोला था मैंने भी यार, है ना। तो रोमन की क्षमता सब 100 से 230 लीटर है। इतनी बड़ी रोमन के अंदर अगर थोड़ा सा दाना डाल दोगे तो उसको तो मजा तो आएगा नहीं, ऊर्जा आपने पूरी दे दी। तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? चारे की। ये खाद्य पदार्थ पशु को पेट भरने का एहसास करवाते हैं। ये खाद्य पदार्थ पशु को पेट भरने का एहसास करवाते हैं, लेकिन इनमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है। ये खाद्य पदार्थ पशु को पेट भरने का एहसास करवाते हैं, लेकिन इनमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है। ये खाद्य पदार्थ पशु को पेट भरने का एहसास करवाते हैं, लेकिन इनमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। चारे के बाद में कंसंट्रेट या दाना। कंसंट्रेट या दाना, कंसंट्रेट या दाना। सेम डिफाइन। वे खाद्य पदार्थ जिनमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से कम तथा टीडीएन की मात्रा 60% से अधिक होती है। वे खाद्य पदार्थ जिनमें क्रूड फाइबर की मात्रा वे खाद्य पदार्थ जिनमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से कम 18% से कम तथा टीडीएन की मात्रा 60% से अधिक होती है।
टीडीएन की मात्रा 60% से अधिक होती है, दाना कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, लिखो। ये अधिक पोषक, दाने के अंदर लिखोगे, ये अधिक पोषक तथा आसानी से पचने वाले, ये अधिक पोषक तथा आसानी से पचने वाले, ये अधिक पोषक तथा आसानी से पचने वाले होते हैं। ये अधिक पोषक तथा आसानी से पचने वाले होते हैं। ये अधिक पोषक तथा आसानी से पचने वाले होते हैं तथा इनकी पोषक क्षमता, इसको बोलते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू, तथा इनकी पोषक क्षमता अधिक होती है, तथा इनकी पोषक क्षमता न्यूट्रिटिव वैल्यू अधिक होती है, तथा इनकी पोषक क्षमता न्यूट्रिटिव वैल्यू अधिक होती है। ठीक है, दिक्कत यहां तक? क्रूड फाइबर, टीडीएन, इन सबकी बात करेंगे अपन एक साथ ही। ठीक है, पहले कर ले इनकी, चलो साथ के साथ लिखो। नेक्स्ट क्रूड फाइबर, तीसरे नंबर पे क्रूड फाइबर। क्रूड फाइबर क्रूड फाइबर कौन से कार्बोहाइड्रेट होंगे? कितनी चीजें आएगी? सबसे पहले, फिर लिखो इसके अंदर, किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित, किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट की कुल मात्रा, किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट की कुल मात्रा, अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट की कुल मात्रा, किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट की कुल मात्रा, किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट की कुल मात्रा CF कहलाती है। किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट की कुल मात्रा CF क्रूड फाइबर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये तंतुओं के रूप में होते हैं, ये तंतुओं के रूप में, फाइबर्स के रूप में मिलेंगे आपको। ये तंतुओं के रूप में होते हैं तथा इसके अंतर्गत, ये तंतुओं फाइबर्स के रूप में होते हैं तथा इसके अंतर्गत, तथा इसके अंतर्गत, तथा इसके अंतर्गत सेलुलोज, हेमिसेलुलोज तथा लिग्निन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज तथा लिग्निन को सम्मिलित किया गया है। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज तथा लिग्निन को सम्मिलित किया गया है तथा इसके अंतर्गत सेलुलोज, हेमिसेलुलोज तथा लिग्निन, तीन चीजें याद रखोगे। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज तथा लिग्निन को सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ठीक है, एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं NFE, नाम है इसका नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। NFE के अंतर्गत बेसिकली घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, कौन से कार्बोहाइड्रेट? घुलनशील कार्बोहाइड्रेट और आसानी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट को सम्मिलित किया गया है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो जो तीन लिखे हैं अपन ने, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और लिग्निन, उन तीनों के अलावा जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? NFE के अंदर। चाहे स्टार्च मान लो, चाहे ग्लाइकोजन मान लो, चाहे शर्कराएं मान लो, शुगर्स,
डिटेल के अंदर बात करेंगे। डेक्स्ट्रिन हो गया है, सारे के सारे नाम लिखेंगे आसान दोबारा से, ठीक है ना। तो NFE बराबर अपन ये लिख सकते हैं क्या कि कार्बोहाइड्रेट बराबर -CF लिख सकते हैं क्या कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर से अगर CF को बाहर निकाल दिया जाए तो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या बोलेंगे, NFE। क्लियर, लिखो इसके अंदर NFE, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। पूरा नाम पहली बार एक बार ही लिखवा रहा हूं मैं, ध्यान रखना आगे से मैं CF NFE डायरेक्ट बोलूंगा और आपको समझ जाना है कि CF का मतलब क्रूड फाइबर, क्रूड फाइबर मतलब सेलोज हेमिसेलोज लिग्निन, NFE मतलब घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट NFE। लिखो इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत आसानी से पचने वाले, इसके अंतर्गत आसानी से पचने वाले, इसके अंतर्गत आसानी से पचने वाले घुलनशील कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित किए गए हैं। इसके अंतर्गत आसानी से पचने वाले घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। पेक्टिन नहीं आता सर CF में, आता तो लिख देते हम यहां पर। पेक्टिन अगर घुलनशील क्रूड फाइबर के अंदर आता है तो मैं लिख देता यहां पर, है ना। इसके अंतर्गत आसानी से पचने वाले घुलनशील कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित किए गए हैं। आसानी से पचने वाले घुलनशील कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित किए गए हैं। आसानी से पचने वाले घुलनशील कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित किए गए हैं। एग्जाम्पल लिखो, स्टार्च, ग्लाइकोजन, शर्कराएं। एग्जाम्पल लिखो, स्टार्च, ग्लाइकोजन, शर्कराएं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, शर्कराएं, डेक्स्ट्रिन शर्करा के अंतर्गत ही आती है, इसलिए अपन ने लिखा नहीं इसको। ये तो हो गई NFE की बात है। खाद्य पदार्थ के अंदर वसा भी तो पाई गई है। वसा को हम डिनोट करते हैं ईथर एक्सट्रैक्ट से, EE। ईथर एक्सट्रैक्ट, ईथर एक्सट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो ईथर एक्सट्रैक्ट के अंदर किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल वसा व वसीय अम्ल सम्मिलित किए जाते हैं। वसीय अम्ल, फैटी एसिड्स, और इसका जो विश्लेषण करते हैं वो करते हैं सोक्सलेट एपरेटस से। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे ये वाली बात। सोक्सलेट एपरेटस। तो ईथर एक्सट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल वसा और वसीय अम्ल, वसीय अम्ल भी वसा के अंतर्गत ही आते हैं, इन सबकी कुल मात्रा क्या कहलाएगी, ईथर एक्सट्रैक्ट। आपको पता ही है कि वसा पानी में घुलती तो नहीं है, घी पानी के अंदर डालोगे तो घुल जाएगी क्या, लेकिन अल्कोहल में डालोगे तो घुल जाएगी, ठीक है। तो ईथर अपने आप के अंदर अल्कोहल है और जिसके अंदर ये वसा घुल जाती है, इसीलिए इसको यूज करते हैं अपन ईथर एक्सट्रैक्ट के रूप में, किसको डिनोट करने के लिए, कुल वसा और वसीय अम्लों का। और जिस उपकरण के द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है उस उपकरण का नाम क्या है, सोक्सलेट एपरेटस, ठीक है ना। आगे लिखेंगे क्रूड प्रोटीन, किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित क्रूड प्रोटीन, और वहां पर लिखेंगे जेल्डाल फ्लास्क। क्या लिखेंगे, जेल्डाल फ्लास्क। तो जेल्डाल फ्लास्क का उपयोग किया जाता है प्रोटीन के विश्लेषण के लिए, और सोक्सलेट एपरेटस का उपयोग किया जाता है ईथर एक्सट्रैक्ट के विश्लेषण के लिए। क्लियर, लिखो ईथर एक्सट्रैक्ट। ईथर एक्सट्रैक्ट, देखो किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल वसा एवं वसीय अम्ल की मात्रा, किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित
किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल वसा एवं वसीय अम्ल की मात्रा। वसा, किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल वसा तथा वसीय अम्ल की मात्रा ईथर एक्सट्रैक्ट कहलाती है। किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल वसा तथा वसीय अम्ल की मात्रा ईथर एक्सट्रैक्ट ई कहलाती है। नेक्स्ट लाइन लिखोगे, इसका विश्लेषण सॉक्सलेट एपरेटस के द्वारा किया जाता है। इसका विश्लेषण सॉक्सलेट एपरेटस के द्वारा किया जाता है। इसका विश्लेषण सॉक्सलेट एपरेटस के द्वारा किया जाता है। अंडरलाइन करोगे सॉक्सलेट एपरेटस को, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि सॉक्सलेट एपरेटस के द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है? ईथर एक्सट्रैक्ट। और ईथर एक्सट्रैक्ट किसको डिनोट करता है? वसा, है ना। तो या तो ईथर एक्सट्रैक्ट, क्रूड प्रोटीन, एनएफई, क्रूड फाइबर, ऐसे नाम दिए जाएंगे, या फिर आपसे कहा जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर खनिज लवण किसके विश्लेषण के लिए सॉक्सलेट एपरेटस का उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या दोगे? वसा। क्लियर? ईथर एक्सट्रैक्ट के बाद में आता है सीपी, इसको बोलते हैं क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन, हेडिंग डालो सीपी, क्रूड प्रोटीन। सीपी, क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन, नाम से पता लग रहा है किसकी मात्रा? तो किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल प्रोटीन की मात्रा क्या कहलाएगी? क्रूड प्रोटीन। ठीक है, दूसरी बात सुनो, इसका जो विश्लेषण किया जाता है वो किया जाता है जेल्डाल फ्लास्क। जेल्डाल फ्लास्क या जेल्डाल एपरेटस भी बोल देते हैं कभी कभी। जेल्डाल फ्लास्क या जेल्डाल एपरेटस के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये बात गलत है। जेल्डाल एपरेटस या जेल्डाल फ्लास्क के द्वारा नाइट्रोजन की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। किसकी मात्रा का? नाइट्रोजन की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। क्रूड प्रोटीन की मात्रा का विश्लेषण नहीं किया जाता। अगर आपको क्रूड प्रोटीन ज्ञात करना है तो आप जो नाइट्रोजन की मात्रा आपने ज्ञात करी है जेल्डाल फ्लास्क के द्वारा, इसको गुणा करना पड़ेगा 6.25 से। किससे? 6.25 से। 6.25 आता है हमारे पास में कि 100 के अंदर अगर 16 का भाग दे दोगे तो आपके पास में 6.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.25। तो ये 6.25 को गुणा किससे कर देंगे? नाइट्रोजन की मात्रा के साथ में, तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा? क्रूड प्रोटीन। दिक्कत यहां तक? लिखो, नहीं है दिक्कत? अच्छा, ये 16 का भाग क्यों दिए? नाइट्रोजन, प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होता है। किसके बहुलक होते हैं? और अमीनो अम्ल के अंदर एक ग्रुप पाया जाता है, आगे बात करेंगे, जिसको बोलते हैं NH2, अमीनो समूह। यानी कि अगर आपने किसी को अमीनो अम्ल कहा है तो इसका अंदर, उसके अंदर अमीनो समूह तो मिलेगा ही मिलेगा। और इस अमीनो समूह के अंदर आप देख रहे हो क्या है? नाइट्रोजन। सामान्यतः एक चीज मान के चलते हैं कि जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के अंदर 16% नाइट्रोजन होती है। कितने प्रतिशत? 16% नाइट्रोजन होती है। लेकिन ये बात गलत है, पूरी सही नहीं है। ये 99.99% तो सही है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन है हमारे पास में जिनमें इतने परसेंट है नहीं, और कुछ हमारे पास में NFE, NPN पदार्थ है ना। यानी कि जिन वे पदार्थ जिनके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है लेकिन वो प्रोटीन नहीं है, ऐसे पदार्थ भी पाए जाते हैं खाद्य पदार्थों के अंतर्गत, तो हम उनको काउंट नहीं कर पाते। लेकिन 99% ये चीज सही है, इसीलिए जब 99% सही है तो हम फालतू 1% के लिए क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाए, है ना। वो दिमाग नहीं लगाते, अपन नॉर्मली मान के चलते हैं कि प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 16%।
अब प्रतिशत को हटाने के लिए आपको कुछ ना कुछ नॉर्मलाइज वैल्यू करनी पड़ेगी, और आपको पता है कि प्रतिशत हमेशा किस में से निकलता है, 100 के अंदर से। इसीलिए 100 में 16 का भाग लगाया हमने, और हमारे को वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 6.25। और इस 6.25 को किससे गुणा किया, जिससे हमारे को क्या प्राप्त हो गया। तो जेल्डाल फ्लास्क के द्वारा क्रूड प्रोटीन का एस्टिमेशन किया जाता है, ये तो लिखेंगे अपन, लेकिन एक्चुअल एस्टिमेशन किसके द्वारा, किसका किया जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा। कि नाइट्रोजन की मात्रा अगर आपके पास में आ गई तो आपके पास में किसकी मात्रा आ जाएगी, क्रूड प्रोटीन की। तो किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर प्रोटीन भी हो सकता है, एनपीएन पदार्थ भी हो सकता है, अगर उसकी नाइट्रोजन की मात्रा अगर आपको पता है, उस नाइट्रोजन की मात्रा को अगर 6.25 से गुणा कर दोगे तो हमारे पास में प्रोटीन की मात्रा आ जाएगी। जैसे यूरिया की बात करते हैं तो आपको पता है यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, तो 46 को अगर 6.25 से गुणा कर दोगे तो 280-82 के आसपास वैल्यू आती है। तो 280-82% उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा लगभग पाया जाता है, जबकि यूरिया तो प्रोटीन भी नहीं है ना। तो प्रोटीन वर्ड ना देकर हमने पहले ही वर्ड काम में लिया क्रूड प्रोटीन, ठीक है ना। रूमिनेंट्स के लिए काम में लेंगे और किसी के लिए काम में नहीं लेंगे। लिखो क्रूड प्रोटीन, किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित, किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन की मात्रा। किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल प्रोटीन की मात्रा क्रूड प्रोटीन कहलाती है। किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल प्रोटीन की मात्रा क्रूड प्रोटीन कहलाती है। नेक्स्ट लिखो इसका विश्लेषण। इसका विश्लेषण सर दिसंबर तक हो जाएगा क्या सिलेबस? अगर मान लो दिसंबर तक हो गया तो क्या हो जाएगा, दिसंबर तक नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, पढ़ लोगे? अच्छा एक चीज बता देता हूं मैं आपको, आपका जो सिलेक्शन रोकने वाला जो टाइम होता है ना, जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ये वो टाइम होता है जब आप कोचिंग तो छोड़ देते हो और आपका एग्जाम नहीं होता है ना। जैसे सर कह रहे हैं कि दिसंबर तक सिलेबस हो जाएगा क्या, तो मान लो दिसंबर तक सिलेबस हो गया तो आपके पास में जनवरी से लेकर जून तक का टाइम पड़ा हुआ पूरा का पूरा, और वो टाइम डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आज के टाइम पे कोचिंग आ रहे हो आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, आपकी एक रूटीन है, आपकी दिनचर्या है कि हाँ सुबह उठना है, क्लास के लिए जाना है, उसके बाद में खाना खाना है, लाइब्रेरी जाना है, हमारे को सारी चीजें रहती है, टेंशन भी रहती है क्लास की, क्लास तो चलना ही चलना है हमारे को, ठीक है। लेकिन जब आपको पता है कि कोचिंग तो जाना नहीं, कोचिंग जाना नहीं, तो 6 बजे 7 बजे भी उठ जाएंगे अपन, अरे 1 घंटा लेट चल चलेंगे लाइब्रेरी, क्या होगा, है ना। आप एक शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते उस टाइम पर, वो जब शेड्यूल फॉलो नहीं करते हो आप, तब फिर आपको दिक्कत होती है। आपको तो क्या दिक्कत होती है उस टाइम, तो दिक्कत होती नहीं है, वो फिर एग्जाम के अंदर दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल फॉलो नहीं करते हो, तो फिर आपको पढ़ने के अंदर भी मजा नहीं आता। तो बढ़िया ये है, मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि जब तक एग्जाम से 15-20 दिन, 1 महीना पहले तक, है ना, 1 महीने पहले आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, और 1 महीने का टाइम मिलना, अरे मतलब आपका तो हो जाएगा, चलो दिसंबर तक हो जाएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एग्जाम से 1 महीने पहले आपको कोचिंग से फ्री होना चाहिए, और 1 महीना सिर्फ आपके पास में रिवीजन का होना चाहिए, कि 1 महीने के, 1 महीने लास्ट के 1 महीने के अंदर आपको रिवीजन ही करना है और कुछ पढ़ना तो है नहीं, है ना। क्योंकि जब पूरे साल में तो तुम पढ़े नहीं, तो तुम्हारे को लगता है कि 1 साल के 1 महीने में याद कर लोगे, कुछ ही याद नहीं होगा तुम्हारे से। पूरे 10 सब्जेक्ट वेटनरी के, उसके अलावा हिस्ट्री पूरी, ज्योग्राफी पूरी, कल्चर पूरी, अगर आपका एक भी टॉपिक छोड़ दिया तो ये मान लेना कि वो टॉपिक दोबारा तो होना नहीं तुम्हारे से। तो वो टाइम चाहिए आपको रिवीजन के लिए। 6 महीने बहुत लंबा टाइम है, 15-20 दिन तक तो अपने आप को कैसे बना लेते हो, नहीं पढ़ना है जोश जुनून सारा का सारा। लेकिन जैसे जैसे फरवरी आएगी, मार्च आएगा, आप किताब खोलोगे, फिर आपको लगेगा यार ये तो याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, जबकि याद होगा नहीं आपको। वो पढ़े हुए हैं, आपको आपको वर्ड्स याद है कि हाँ ये पढ़ा हुआ है। लेकिन कभी एक बार ये करके देख लेना कि अगर आपको लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट याद है पूरा, एक बार कॉपी को बंद रखना, आंखें बंद करना, और एक बार मन में रिवाइज कर लेना। जिस दिन आपने रिवाइज कर लेना उस दिन मान लेना कि भाई मेरे को याद है। और अगर ये नहीं रिवाइज कर पा रहे, अगर आपको टॉपिक भी याद नहीं आ रहे, तो समझ लेना कि आपको पढ़ा हुआ है, आपको आइडिया है उसके बारे में, लेकिन याद नहीं है। कंफ्यूजन वाली कंडीशन के अंदर हो फिर आप, कि ये सही करूं कि ये सही करूं। याद रखना है इसको, दिसंबर तक करवा देंगे तुम्हारा कोर्स वैसे। लिखो इसके अंदर क्रूड प्रोटीन, लिखो इसका विश्लेषण जेल्डाल फ्लास्क या जेल्डाल एपरेटस के द्वारा किया जाता है।
जेल्डाल फ्लास्क या जेल्डाल एपरेटस के द्वारा किया जाता है। किसका विश्लेषण? क्रूड प्रोटीन। जेल्डाल फ्लास्क या जेल्डाल एपरेटस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नोट डाल के लिखोगे, आराम से लिखो, आराम से। नोट डाल के लिखोगे। जेल्डाल फ्लास्क के द्वारा किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा। जेल्डाल फ्लास्क के द्वारा, जेल्डाल फ्लास्क के द्वारा किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा। जेल्डाल फ्लास्क के द्वारा किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित, किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा, किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है, जिसे 6.25 से गुणा करने पर, जिसे 6.25 से गुणा करने पर क्रूड प्रोटीन की मात्रा प्राप्त हो जाती है। जिसे 6.25 से गुणा करने पर कुल प्रोटीन की मात्रा प्राप्त हो जाती है। कुल प्रोटीन की मात्रा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरा लिखो नोट डाल के। पूरी लाइन क्यों नहीं लिखता तू? क्या लिखा? हाथ हटा। प्राप्त नहीं हो जाती, ज्ञात हो जाती। हाँ, प्राप्त हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नोट डाल के। लिखो, प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन पाई जाती है। प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन पाई जाती है। प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन पाई जाती है। ब्रैकेट में लिखो ये वाला, 100/16 बराबर 6.25। प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन पाई जाती है। ब्रैकेट में लिखोगे 100/16 बराबर 6.25। तो ये 6.25 वाले वैल्यू यहां से आई। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को तो 2 श्रेणियों में विभाजित किया है अपन ने, क्रूड फाइबर और एनएफई। वसा को सिर्फ ईथर एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन को सिर्फ क्रूड प्रोटीन। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों ज्ञात हो गए हमारे को। तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? टीडीएन। हेडिंग डालोगे टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, जिसकी बात करेंगे दिवाली बाद। वापस से हैप्पी दिवाली आप सबको।